Good evening, students. This is Akash sir. Now we are going to start some important question related to class 9th. So let's begin. तो पहला क्वेश्चन है मेरा इस तरह से है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। जो मैंने क्लास में जो चैप्टर पढ़ाया था उसी से मैंने नॉर्मली एक पूछा है, आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए डेमोक्रेसी क्या होती है। तो नॉर्मली मैंने क्या पढ़ाया था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, याद करो। पूरा चैप्टर ही डेमोक्रेसी वाला था। तो उसमें हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो लीडर हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, सो डेमोक्रेसी में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लीडर्स हैं ना वो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाने चाहिए, है ना कि वो सेलेक्ट होने चाहिए। दे शुड बी इलेक्टेड एंड दैट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। अब कुछ फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है उसके एक मेन फीचर है कि उसमें जो इलेक्शन होने चाहिए, सबसे पहली बात तो उसमें इलेक्शन होने चाहिए एंड द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। जो इलेक्शन होते हैं वो आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। देन द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। और एक सेकंड क्या है, सेकंड आप क्या कह सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अन्यथा मैं बताता हूँ आपको कि इलेक्शन तो आपके फ्री एंड फेयर हो गए और आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए, है ना। यू शुड हैव चॉइस दैट मोर देन टू कैंडिडेट या मोर देन टू पार्टीज होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो डेमोक्रेसी सर्वाइव कहाँ से करेगी, है ना। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था बच्चों। तो नॉर्मली आज बस रिफ्रेशर के लिए मैं आपसे आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। और डेमोक्रेसी तो आप जानते ही ना, लोकतंत्र। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं दे प्रिटेंड लाइक द डेमोक्रेटिक कंट्री बट दे आर नॉट अ फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री। लाइक पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट पाकिस्तान प्रिटेंड लाइक अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं बिकॉज उनकी जो मिलिट्री पावर है ना वो किसके हाथों में, सॉरी जो उनकी जो डेमोक्रेटिक पावर है ना वो मिलिट्री के हाथों में है ना, इसलिए वो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसके लिए आप और भी सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाइना इज़ नॉट अ फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री, हम चाइना का भी एग्जांपल ले सकते हैं बिकॉज चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, देयर इज़ ओनली अ वन पार्टी एग्जिस्ट। और जब किसी भी देश में कोई एक ही पार्टी होती है तो डेमोक्रेसी जो है सर्वाइव नहीं करती, ठीक है। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। आगे है व्हाट इज़ ड्यूमा। तो ड्यूमा आप मैंने पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे, तो जो जो हमने रसिया पढ़ा था, है ना, रशियन एम्पायर पढ़ा था, बड़ा ही रोचक चैप्टर है। तो ड्यूमा इज़ अ रशियन असेंबली विद एडवाइजरी ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। एक रशियन असेंबली थी जिसमें एडवाइजरी थी, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन था। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब क्या होता है, विधायिका होती नहीं है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। अब विधायिका किस तरह से कार्य करती है, जो लोग चुन के आते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ पे असेंबली थी और वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस था। द फर्स्ट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ड्यूमा। तो पहली बार तो ये है जो द फर्स्ट फॉर्मली, ये एक फॉर्मली थी, है ना, अनफॉर्मली नहीं थी, फॉर्मली इसे जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। वॉज इम्पीरियल स्टेट ड्यूमा इंट्रोड्यूस टू द रशियन एम्पायर बाय द और किसके थ्रू जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, निकोलस सेकेंड इन 1905। The emperor retained an absolute veto and could dismiss the state Duma at any time of the suitable reason। जो एम्परर के पास एक पावर थी, बस इसमें यही एक प्रॉब्लम थी कि एम्परर के पास एक पावर थी कि उसके पास एक वीटो पावर थी और वो इसे डिसमिस कर सकता था, ठीक है। जो ड्यूमा थी उसको, स्टेट ड्यूमा को डिसमिस कर सकता था, ठीक है। तो ये बड़ा ही हमने रोचक चैप्टर था जो हमने पढ़ा था। आगे हु इज़ एन एमएलए, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो मैं नॉर्मल आपसे एक रिफ्रेशर के लिए पूछ रहा हूँ। एमएलए इज़ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, यानी जो विधायिका होती है उसका जो सदस्य होता है उसको क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो हमारा जो फेडरेशन है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। तो जो सेकंड फॉर्म है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हर एक स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सदस्य होता है, एक जो मेंबर होता है, उसको एमएलए कहते हैं, सीधा सीधा है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बड़ा ही रोचक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन।
जो संविधान संशोधन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है या अमेंडमेंट किया जाता है। अभी तक भारत में लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब हम इनमें से कोई दो अगर हम बताना चाहें तो हम कहेंगे तो सबसे रोचक है एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन जो आपकी 1992-1993 में एग्जिस्ट हुआ था, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से था। ठीक है, किससे था? पंचायती राज व्यवस्था और नगर पंचायत से था। यानी इससे पहले जो पंचायतें थीं, पंचायतों के लिए जो फंड था ना वो फॉर्मली नहीं था, उनके पास कोई फंड की व्यवस्था नहीं थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये संविधान संशोधन हुआ बच्चों, इसके थ्रू क्या हुआ कि जो फंड है उनको जो फंड प्राप्त होने लगा, जो उनको जो कोष प्राप्त होने लग गया, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक निकाय बन गया, संवैधानिक निकाय बन गया। ठीक है, यही है, नॉर्मली बताना है आपको। कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता दें, आप बता सकते हैं, जो सारे क्लास में पढ़ाए थे हमने, सारा आपने पढ़े भी थे। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, एक 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत ही चर्चित है, 1976 में हुआ था, 1976 में, ये क्लास में खूब पढ़ा है हमने। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 SSS का संयोजन किया गया था। इंडिया जो है, इंडिया के प्रियम्बल में 3 S जोड़ी गई थी। हम नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हैं। एक S का है सेकुलरिज्म, एक है सॉवरीन और एक है आपका सोशलिज्म। ठीक है, यानी भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक समाजवादी राज्य है और भारत एक क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक है, इस तरह के वर्ड जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई थी बच्चों। तो फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट फंडामेंटल राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, मौलिक कर्तव्य, जो आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। तो इस तरह से आप जो है जवाब दे सकते हैं। और आई होप ये कोई बच्चों की क्लास तो है नहीं, आप खुद बता सकते हैं। भांगर एंड खादर के बीच डिफरेंस बताना है तो आप जानते हैं भागन मिट्टी और खादर की मिट्टी में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया, इलेक्शन कैंपेन किस तरह से जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए इन सब के लिए। इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे इलेक्शन कैंपेन किस तरह से चलाया जाता है भारत में, तो भारत में जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं वो किस तरह से जो है सुचारू रूप से चलाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट।